हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, आज की वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करेंगे और देखेंगे यूनिट 4 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो DUSOL NC वेब के स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर आपके पास सेम कोर्स है और अगर आप किसी और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट 4 का जो नाम है वो है चिंतनशीलता, विभिन्न प्रतिमान, प्रक्रिया एवं अभ्यास। ठीक है, चिंतनशीलता के विभिन्न प्रतिमान, जो उनके मॉडल हैं अलग अलग प्रकार के, उसकी प्रक्रिया और उसका अभ्यास। तो ये आपके चैप्टर का नाम है। अब देखते हैं। चिंतनशीलता एक ऐसा चरण है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी अपने स्वयं के अनुभव का विश्लेषण कर सकता है ताकि सूचित निर्णय लिया जा सके। ठीक है, तो चिंतनशीलता एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है किसके लिए? शिक्षार्थी, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अपने स्वयं के अनुभवों, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसका विश्लेषण कर सकता है और एक निर्णय ले सकता है। विचार एक तरीका है जिसमें हम अपनी धारणा को समझने के लिए किसी चीज़ पर सक्रिय रूप से विचार करते हैं। ठीक है, तो विचार क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज़ पर विचार करते हैं, आपने कुछ स्टडी किया, आपने उसके ऊपर विचार किया, तो क्या हुआ? आपने उसको और अच्छे से जानने की कोशिश करी और आप उसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट बनता है। फिर आता है आपका पॉइंट कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो चिंतनशीलता को स्वयं और दूसरों की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए एक विधि के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो चिंतनशीलता को क्या माना जाता है? खुद की और दूसरों की गहरी समझ। आपको अगर किसी और के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। यही क्या कहलाता है? चिंतनशीलता की प्रक्रिया कहलाती है। फिर आता है चिंतनशील सोच के उपागम। चिंतनशील सोच के उपागम क्या क्या है? 3 उपागम है, तो देखते हैं। शिक्षकों के चिंतनशील विचार के अर्थ में चिंतनशील सोच को 3 सामान्य दृष्टिकोण में बांटा गया है: संज्ञानात्मक, आलोचनात्मक और कथात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, या फिर वर्णनात्मक आप कह सकते हैं। वर्णनात्मक, कथात्मक एक ही बात है। तो शिक्षकों के चिंतनशील विचार के अर्थ में, ठीक है, शिक्षकों के चिंतनशील, जो शिक्षक है, आपका टीचर है एक उदाहरण के लिए, तो टीचर का जो चिंतनशील विचार है उसके अर्थ में किस प्रकार के चिंतनशील सोच को 3 प्रकार में बांटा गया है: संज्ञानात्मक, आलोचनात्मक और कथात्मक दृष्टिकोण। अब देखें ये क्या है। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यह मुख्य रूप से शिक्षकों में ज्ञान निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। संज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण है उसका एक मुख्य काम होता है वो है ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, अगर आपका जो टीचर है वो चिंतन करता है तो उसका क्या काम रहेगा? उसको अधिक से अधिक ज्ञान का निर्माण करना है जो कि वो अपने स्टूडेंट्स को दे सके, पहला पॉइंट। दूसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर केंद्रित करता है। ठीक है, कभी कभार निर्णय लेने में अगर कोई परेशानी होती है तो चिंतन करने से निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, फिर आता है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृष्टिकोण। ठीक है, आलोचनात्मक से मतलब क्या? आलोचना करना। आपने जो चिंतन किया है आप उसको क्रिटिकली सोचते हैं। ठीक है, आलोचना को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकली। ठीक है, तो जब आलोचनात्मक आप दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टडी करी, अब आप उसको आलोचना करेंगे, आप उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे, जिससे क्या होगा? आपके उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो आपकी समझ है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण नैतिक और अनैतिक तरीकों से संबंधित होता है। नैतिकता और अनैतिकता के जो तरीके हैं उनसे संबंधित होता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इसमें आप पूछेंगे, आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने कुछ स्टडी करी कि इस स्टडी का क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इसका इतिहास क्या था, इसका भविष्य क्या होगा, अगर आपने कोई टॉपिक के बारे में स्टडी करी है तो इस प्रकार से आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृष्टिकोण में आएगा। वर्णनात्मक उपागम में आता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप उसका बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वर्णनात्मक उपागम में आ जाता है। ये आप देख सकते हैं चिंतनशीलता का एक चक्र है। ठीक है, चिंतनशीलता के चक्र में देखें तो समझना, अब उस चीज़ को समझ के उसका अभ्यास करना, पढ़ना, स्वयं मूल्यांकन करना। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है पढ़ना,
सबसे पहले आएगा। फिर आएगा स्वयं मूल्यांकन, आपने कुछ चीज़ पढ़ी, अब आप उसका खुद से मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, आप उसको खुद से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, किसी और से पूछने की बजाय आप पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो जब मूल्यांकन के बाद आपको क्या करना है, उसको समझना है, और समझने के बाद आपको उस चीज़ का सिर्फ अभ्यास करना है, ताकि आपको क्या रहे, वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। अब चिंतनशील अभ्यास के लाभ क्या क्या हैं? चिंतनशील अभ्यास यह समझने की क्षमता में सुधार करता है कि छात्र कैसा सोचता है, ताकि यह तय किया जा सके कि उन्हें सबसे प्रभावी तरीके से किस प्रकार पढ़ाया जाए, ठीक है। तो चिंतनशील अभ्यास का क्या लाभ है? आपको ये जो चिंतनशील अभ्यास है, ये आपको एक चीज़ समझने में मदद करता है कि जो छात्र हैं वो किस प्रकार सोचते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, यहाँ पे एक टीचर के उदाहरण से बताया गया है कि अगर आप एक टीचर हैं तो चिंतनशील अभ्यास आपको ये समझने में मदद करता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जब उनको पढ़ाने जाएंगे तो आप उन्हीं के रिलेटेड, उनके थिंकिंग के रिलेटेड ही चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे उनके सामने, तो क्या होगा, उनको और अच्छे से पढ़ाया जा सके, उन्हें सबसे प्रभावी तरीके से किस प्रकार पढ़ाया जाए। दूसरा आता है शिक्षण प्रक्रिया पर चिंता करने से व्यक्ति यह बेहतर ढंग से समझ पाएगा कि छात्र कैसा सीखता है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया, आपने जिस प्रक्रिया से पढ़ाया है, अगर आप एक टीचर हैं, ठीक है, एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि आपकी क्लास में एक टीचर है, ठीक है, वो आता है आपको स्टडी कराने, उसने किस तरीके से आपको पढ़ाया, उसका स्टाइल क्या है पढ़ाने का, ठीक है। अगर टीचर उस चीज़ पे चिंतन करता है तो क्या होगा, वो उसको और अच्छे से समझ पाएगा कि कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ मैंने अच्छा पढ़ाया, ठीक है, और कल मेरे को किस तरह से पढ़ाना है। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग है, सोच है, वो टीचर के अंदर बन जाएगी। अपनी सफलता के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर आता है चिंतन करने से शिक्षकों को यह देखने में मदद मिलती है कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में दूसरों की सहायता कैसे की और वास्तव जीवन में सीखने की स्थिति में कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो जब आप चिंतन करेंगे, तो अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना था उसमें आपने किस प्रकार दूसरों की मदद करी, ठीक है, आपने किस प्रकार दूसरों से मदद ली है, तो इससे आपको ये पता चलेगा आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। फिर आता है चिंतनशील अभ्यास शिक्षकों को छात्र की ज़रूरत के अनुसार पाठक को संशोधित करने व बदलाव करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो चिंतनशील अभ्यास का सिंपल सा काम है कि वो टीचर को क्या करता है, टीचर को ऑर्डर देता है या फिर टीचर की मदद करता है ताकि वो चेंजेस कर सके इस स्टडी मटेरियल में, या फिर जो टीचर को पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट और अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। सपोज़ करिए कि आपके जो बुक है, कॉलेज की एक बुक है, ठीक है, उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो स्टूडेंट को समझ नहीं आ पा रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, आप उनको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करेंगे और आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स को और बेहतर तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा। तो क्या करता है, आपको चेंजेस करने के लिए सक्षम बनाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी वर्तमान प्रथाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, तो किसी भी प्रथा में परिवर्तन किया जा सकता है टीचर के द्वारा सफलता प्राप्त करने के लिए, जिससे शिक्षण के लिए नए विचार और दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। चिंतन आपको अपने निर्णय को समझने और संयुक्त संगत बनाने की अनुमति देकर अपने स्वयं के अभ्यास पर सवाल उठाने के लिए जगह देता है, ठीक है। तो चिंतन क्या है, चिंतन आपको एलिजिबल बनाता है, आपको सक्षम बनाता है कि आप चेंज कर सकें, निर्णय ले सकें, ठीक है। और अगर आपने चिंतनशील अभ्यास किया है तो आपको एक चीज़ और मिलेगी, आपने जो पढ़ा है ना, आप उस पर सवाल भी उठा सकते हैं, ठीक है, कि मेरे को कितना पता है, ठीक है, मेरे को कितना नहीं पता है, मेरे को और किस तरह पता करना है। इस प्रकार के आप सवाल उठाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यह शिक्षकों को विभिन्न दृष्टिकोणों हो की बेहतर समझ हासिल करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो टीचर्स को या शिक्षकों को और अच्छा दृष्टिकोण बनाने में क्या करता है, मदद करता है, जो कि उन छात्रों से हो सकता है जो अपनी ताकत, रुचि, विकास पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपका जो दृष्टिकोण है वो उसमें भी बदलाव हो सकता है, उसमें भी विकास हो सकता है, ठीक है, जब आप अपने स्टूडेंट्स को देखेंगे। उसके बाद आता है शिक्षक चिंतन करके ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो शिक्षार्थी पर केंद्रित हो, ठीक है। तो चिंतन करके टीचर क्या बना सकता है, ऐसा इन्वायरमेंट बना सकता है जो कि शिक्षार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लाभदायक हो। यह परिवेश आपके आसपास के छात्रों और शिक्षकों को अधिक रचनावादी, आशावादी, प्रतिबद्ध, जिम्मेदार बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो जब आप एक उदाहरण से समझते हैं कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप क्लास में जाते हैं पढ़ाने, तो आपकी क्लास का जो वो माहौल है वो
पढ़ाने का माहौल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप चिंतन करेंगे उस चीज़ पे, और उसके बाद चिंतन करने के बाद आप उस माहौल को बनाएंगे अपनी क्लास में। अब जब आपने माहौल बना दिया तो स्टूडेंट्स को क्या होगा, स्टूडेंट्स का पढ़ने में मन लगेगा, पहला पॉइंट, ठीक है, वो और अच्छा विकास करेंगे, उनका विकास होगा। साथ में वो जो जिम्मेदारियाँ उनकी हैं, वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, उनकी मदद करेगा वो इन्वायरमेंट। अब आता है संवेदनशीलता के विभिन्न प्रतिमान, मतलब मॉडल्स। ये जो मॉडल्स हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स है उसमें भी मॉडल के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप मॉडल के रिगार्डिंग भी अगर आप काफ़ी कुछ बनू के लिख भी देते हैं ना, तो भी आपके जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। अब देखें पहला पॉइंट कि गिब्स द्वारा चिंतनशीलता की प्रक्रिया का प्रतिमान। गिब्स ने चिंतन की प्रक्रिया मॉडल प्रदान किया, ठीक है। तो गिब्स ने चिंतन का मॉडल प्रस्तुत किया था। गिब्स 1988 के अनुसार चिंतनशील की प्रक्रिया में वातावरण, भावना, मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष और कार्य योजना शामिल है, ठीक है। तो गिब्स ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें कई सारी चीज़ें आप कह सकते हैं उपस्थित है, जिसमें वातावरण, भावना, मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष, कार्य योजना शामिल है। ये उसके फोटो है, आप देख सकते हैं। अगर आप फोटो भी बनाएंगे तो भी आपके मार्क्स जो है वो और अच्छे आ जाएंगे। अब बात करें जो चीज़ें उसमें उपस्थित है, तो घटना का विवरण जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विवरण में उस घटना या अवधारणा का विस्तृत विवरण शामिल है जिस पर कोई विचार कर रहा है, ठीक है। तो विवरण में क्या आएगा, आपके पास कोई घटना है, ठीक है, आपके पास कोई टॉपिक है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको विवरण करना है, आपको पूरी अच्छी तरह से बताना है यह क्या हुआ, इसका विवरण। उदाहरण के लिए यदि आप किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं तो इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हो सकते हैं जैसे आप वहाँ क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे, ठीक है, आप वहाँ क्यों थे, क्या कर रहे थे, वहाँ और कौन था, घटना के संदर्भ क्या था, व्हाट हैपेंड, आपकी और दूसरों की भूमिका क्या थी, इसका परिणाम और इसका परिणाम क्या था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो घटना का विवरण में है उसमें आते हैं। फिर आता है भावनाएं और विचार, आत्म जागरूकता। इस स्तर पर व्यक्ति को घटना के समय अपनी भावनाओं और भावनाओं को याद रखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो आपने कोई सपोज करिए आपने कोई एक्सीडेंट देखा, ठीक है, आप उस जगह पे उपस्थित है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय पहले पॉइंट आपको पूरा का पूरा एक्सीडेंट के बारे में पता होना चाहिए, विवरण होना चाहिए अगर आप एक्सीडेंट बता रहे हैं तो। दूसरा, उस समय आपकी क्या भावनाएं थी, आप बहुत ही ज़्यादा क्या सैड हो गए थे, ठीक है, आप दुखी हो गए थे उस घटना को देख के, एक्सीडेंट को देख के, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये आती हैं भावनाओं और विचार के अंतर्गत। फिर आता मूल्यांकन। मूल्यांकन में जो हुआ उसके बारे में निर्णय लेना शामिल है। इस स्तर पर व्यक्ति घटना के संबंध में अच्छे या बुरे अनुभव को याद करने और मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो मूल्यांकन में क्या आता है, उस घटना पर निर्णय लेना है आपको कि आपको बुरा लगा कि आपको अच्छा लगा, ठीक है। इस प्रकार का निर्णय किस में आता है, मूल्यांकन में। फिर आता है विश्लेषण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस स्तर पर व्यक्ति विभिन्न घटकों का विश्लेषण करता है, ठीक है। तो विश्लेषण से क्या पता चलता है, सिंपल से नाम से कि आपको वहाँ पे विश्लेषण करके बताना है। इस उद्देश्य के लिए घटना को विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों में विभाजित किया जाता है और विश्लेषण के बाद निष्कर्ष तक पहुंचने में प्रत्येक घटक का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई इंसिडेंट देखा है, ठीक है, आप किसी घटना के चश्मदीद गवाह हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको उस घटना का अगर विश्लेषण करना है तो आपको उस घटनाओं को पार्ट्स में सेपरेट करना होगा, ठीक है, कुछ पार्ट्स में बांटना होगा, जिसके बाद आप उन्हें अच्छे से बता सकते हैं और निष्कर्ष के तक पहुँचने के लिए हेल्प हो सकती है। फिर आता है निष्कर्ष। यह कदम तब आता है जब व्यक्ति ने विभिन्न पहलुओं और विभिन्न कोणों से घटना की खोज की है और इस प्रक्रिया में अपने निर्णय के आधार पर बहुत सारी जानकारी एकत्रित की है। तो ठीक है, तो निष्कर्ष कब आता है, निष्कर्ष तब आता है जब आपने सारी घटना को समझ लिया और अब आपको निष्कर्ष लेना है। फिर आता है कार्य योजना। ऊपर वर्णित पिछले 5 चरण व्यक्तियों को उसकी कार्यविधि निर्धारित करने में मदद करते हैं। यहाँ चक्र पूरा हो गया है और किस समस्या, घटना या घटना का सामना करने पर इसे फिर दोहराया जा सकता है। गिब्स ने इस प्रतिमान का वर्णन चित्र की सहायता से भी किया है, ठीक है। तो ये है गिब्स का, आप कह सकते हैं प्रतिमान है, उनका मॉडल है, जो कि मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में ये मॉडल पूछा गया था, ठीक है। आपको ये फोटो भी जो है इसको भी बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये फोटो भी आपसे पूछी जा सकती है। हमारा अगला मॉडल आता है चिंतनशील का कोलब का प्रतिमान, ठीक है। कोलब का जो मॉडल है उसके बारे में। कोलब ने सीखने के चक्र की मदद से चिंतनशील की अवधारणा को समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो कोलब ने क्या करा, सीखने का जो चक्र है, एक किसी चीज़ को सीखने का एक चक्र चलता है, ठीक है, तो उसकी मदद से क्या करा, चिंतनशील अवधारणा को क्या करा, समझने की कोशिश करी और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को बताया।
एक घटना का ठोस अनुभव, अनुभव का चिंतनशील अवलोकन, सार संकल्पना और सक्रिय अनुभव, ये सब 4 चीज़ें किसमें, चिंतनशील की अवधारणा में उन्होंने डाली। यह एक चक्राकार प्रक्रिया है जहां सक्रिय प्रयोग के माध्यम से सीखने की सुविधा होती है। ठीक है, तो ये एक चक्र में चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सक्रिय रूप से कंटिन्यूअसली आप कह सकते हैं आपको सीखने की सुविधा मिलती है और नए अनुभवों के माध्यम से पुनर्निर्वनीकरण किया जाता है। ठीक है, तो जो नए अनुभव है उनके माध्यम से आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारा अगला आता है आत्मसात करना, देखना और सोचना। ठीक है, तो देखने और सोचने करने वाली या फिर आत्मसात आप कह सकते हैं, तो आत्मसात करने वाली सीखने की वरीयता में एक संक्षिप्त तार्किक दृष्टिकोण शामिल है। लोगों की तुलना में विचार और अवधारणाएं अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें बताएगा कि लोगों की तुलना में जो लोगों के द्वारा दिए गए विचार और उनकी अवधारणाएं हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन लोगों को व्यवहारिक अवसरों के बजाय अच्छे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो व्यवहारिक अवसर दिए बिना ही इन लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, स्पष्टीकरण, किसी चीज़ को अच्छे से स्पष्ट करना और स्पष्ट उनका पाना। ठीक है, वे व्यापक जानकारी को समझने और उसे स्पष्ट तार्किक प्रारूप में व्यवस्थित करने में उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग आत्मसत्ता में वो लोग आते हैं जिनको किसी जानकारी के बारे में अच्छे से पता करना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो उसको ऊपर ऊपर से जान लेते हैं थोड़ा सा, नहीं, उनको उस जानकारी को अच्छे से जाना, उसका स्पष्ट रूप से जानना अधिक पसंद होता है। ठीक है, फिर आता है अभिसरण, करना और सोचना। एक अभिसरण सीखने की शैली वाले लोग समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अभिसरण प्रकृति के जो लोग होते हैं वो समस्याओं को हल करना अधिक पसंद करते हैं और व्यवहारिक मुद्दों के समाधान खोजने के लिए अपने सीखने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने सीखा है उसका वो उपयोग करेंगे अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है। तो वे तकनीकी कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और लोगों और पारस्परिक पहलुओं को कम चिंतित होते हैं। अभिसारी सीखने की शैली वाले लोग विचारों और सिद्धांतों के लिए व्यवहारिक उपयोग खोजने में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो अभिसारी शैली वाले जो लोग होते हैं वो विचार और सिद्धांतों के लिए क्या करते हैं, खोज करते हैं और उसमें वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वे समस्याएं को हल कर सकते हैं और प्रश्नों की समस्याओं को ढूंढ कर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है उन लोगों के पास और वो क्या करना चाहते हैं, उसको हल करना चाहते हैं, तो वो उसका समाधान भी ढूंढेंगे और निर्णय भी लेंगे। फिर आते हैं मिलनसार। बाकी आप जो मैं पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये पॉइंट्स हमारे वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलनसार, करना और महसूस करना। मिलनसार सीखने की शैली हाथों पर है। ठीक है, मिलनसार सीखने की जो शैली है वो हाथों पर है और तर्क के बजाय अंतःज्ञान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो तर्क देने से के बजाय ये चीज़ किस पर आप कह सकते हैं निर्भर है, अंतःज्ञान, किसी व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, वो तर्क दे रहा है इससे इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज़ को, बस ये उसके पास कितना ज्ञान है इससे इंपॉर्टेंट है। ये लोग अन्य लोगों का विश्लेषण का उपयोग करते हैं और एक व्यवहारिक अनुभवनात्मकता दृष्टिकोण लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दूसरों का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं। ठीक है, एक व्यवहारिक अनुभवनात्मक दृष्टिकोण लेना पसंद करते हैं। वे नई चुनौती और अनुभवों और योजनाओं को पूरा करने के लिए आकर्षित होते हैं। फिर आता है लास्ट आपका जो मॉडल है वो है शॉन का प्रतिमान चिंतनशील मॉडल। ठीक है, चिंतनशील प्रतिमान मॉडल, इसको पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1987 में डोनाल्ड शॉन चिंतनशील विचार का वर्णन करने के लिए चिंतनशील अभ्यास को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो 1987 में डोनाल्ड शॉन ने चिंतनशील विकास का वर्णन करने के लिए एक शब्द को प्रस्तुत किया था जिसका नाम था चिंतनशील अभ्यास। चिंतनशीलता की उनकी अवधारणा चिंतनशील के 3 अलग अलग तरीकों को पूरी तरह से करती है। ठीक है, तो डोनाल्ड शॉन ने चिंतनशील अभ्यास के लिए आप कह सकते हैं 3 प्रकार की उन्होंने अवधारणाएं प्रस्तुत करी। वो इस प्रकार है, क्रिया पर चिंतनशीलता। ठीक है, आपको नाम से पता चल गया, क्रिया मतलब काम और उसके ऊपर चिंतनशीलता। तो क्रिया पर चिंतनशीलता को एक पेशेवर के अनुभव को देखने, उनके भावनाओं से जुड़ने और उपयोग में विशिष्ट सिद्धांत में भाग लेने में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो चिंतनशीलता, क्रिया पर चिंतनशीलता से क्या तात्पर्य है कि कोई पेशेवर को यहाँ पर टीचर के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो पेशेवर के अनुभव को देखने और उसकी भावनाओं को जुड़ने के लिए इस प्रकार का इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो शिक्षक कक्षा में छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रचनात्मक
तरीके खोजने के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक टीचर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को और अच्छे से पढ़ाने के लिए क्या करता है, अपने जो उन्होंने अनुभव अभी तक प्राप्त किया है टीचर ने, उस अनुभव से वो नए नए तरीके लाता है जिससे कि स्टूडेंट्स को और अच्छे से पढ़ाया जा सके। शिक्षक नए नए तरीके लाता है जिससे शिक्षार्थियों को और अच्छे से ज्ञान दिया जा सके। फिर आता है क्रिया पर चिंतनशील, क्रिया में चिंतनशीलता। क्रिया में चिंतनशीलता मतलब काम में चिंतनशीलता। क्रिया में चिंतनशीलता एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें यह क्रिया का ज्ञान की संरचना का प्रश्न लगता है। यह शिक्षकों के संदर्भ को बेहतर समझने और आलोचनात्मक सोच को अभ्यास करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसन्न आएगा, ना कि प्रसन्न। ठीक है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन। तो क्रिया में चिंतनशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान जो कि आपने अनुभव करा है या फिर आपने जो क्रिया करी है, आप उसके ऊपर क्वेश्चंस उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे आलोचनात्मक विश्लेषण था, उसी प्रकार से ये है। आलोचनात्मक विश्लेषण में भी हम किसी टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने आप से, ताकि हमें क्या हो, और अच्छे से नॉलेज प्राप्त हो। वही इसी में है। क्रिया में चिंतनशीलता मतलब आपको ये क्रिया में चिंतनशीलता प्रक्रिया आपको आलोचनात्मक सोच का अभ्यास करने की अनुमति देती है। आप आलोचना कर सकते हैं, ठीक है, और उसको और अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है क्रिया के लिए चिंतनशीलता। यह मूल रूप से साक्ष्य आधारित प्रथाओं द्वारा सूचित किया जाता है और इस संदर्भ में व्यक्तिगत सुधार योजना का उपयोग करके आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो क्रिया के लिए चिंतनशीलता से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है या फिर करने वाला होता है तो उसको और अच्छे से करने के लिए क्या करते हैं, व्यक्तिगत सुधार योजना का प्रयोग किया जाता है ताकि क्रिया को और अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक व्यक्ति को एलिजिबल बनाता है, उस अनुमति देता है कि आप सुधार करिए, व्यक्तिगत सुधार करिए योजना के थ्रू। ठीक है, योजना से। तो ये है आपका नोट्स। इसमें जितने भी मॉडल्स बताएंगे हैं, प्लीज़ आप इन मॉडल्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज ये मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन मॉडल्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके सिर्फ मॉडल ही इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप इस मॉडल्स को जरूर ध्यान से पढ़िए। बाकी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको छूट गया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा जैसे ही वो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स के नोट पर वर्क चल रहा है, जैसे ही नोट्स कंप्लीट होता है आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए।